पैसा बहुत और जल्द कमाना हर किसी की हसरत होती है। किडनैपिंग वो शॉर्टकट है जिसमें कुछ घंटे या कुछ दिन में करोड़पति बनने का सपना पूरा हो जाता है। जोखिम थोड़ी ज्यादा रहती है, पर अगर सरकारी कृपा हो तो रिस्क की इंटेंसिटी लो हो जाती है, और तब के बिहार में ऐसा ही था। अपहरण एक राज्य स्तरीय उद्योग का आकार ले चुका था। कथित सरकारी संरक्षण में किडनैपिंग का कारोबार बेहिसाब मुनाफा दे रहा था। बड़े बड़े रसूखदार लोग, उनके बच्चे कहीं से भी उठाए जा रहे थे। करोड़ों की फिरौती का खेल होता था, और इस खेल का एक बड़ा खिलाड़ी था पप्पू देव, जिसके सिर्फ नाम में ही देव लगा था, बाकी काम बिल्कुल दानव वाला था। 90 के दशक की बात है। तब कोसी के इलाकों में उन्मादी जातीय गुरिल्ला जमात वहशत और दहशत की रोज नई कहानी लिख रही थी। आनंद मोहन और पप्पू यादव की सेना एक दूसरे की लाशें गिरा रही थी। हताश पुलिस अपनी असहायता की भारी बंदूक कंधे पर लादे हाँफती भटक रही थी। दो हिस्से में बटे कोसी की रक्त रंजित आपराधिक जमीन पर तैयार हो रहा था पप्पू देव। पप्पू देव का असली नाम संजय कुमार देव था। पप्पू देव सहरसा के बिहरा थाना क्षेत्र के गांव बिहरा का रहने वाला था। पप्पू के पिता दुर्गानंद देव पूर्णिया में बिजली विभाग में काम करते थे। पूर्णिया शहर की गलियों में बचपन खपाने वाले पप्पू को उसके पापा ने बीबीएम हाई स्कूल में एडमिशन करवाया था। स्कूल में ही दादागिरी का शौक चढ़ गया था। उसके लिए पेन से ज्यादा प्यारा पिस्टल हो गया। पढ़ाई की परीक्षा में पिछड़ रहा था, लेकिन दबंगई में लगातार अव्वल आ रहा था। 1994 में पप्पू देव के गांव में एक रिश्तेदार की हत्या हो गई। बदले की आग में धधक रहे पप्पू ने हथियार उठाया और हत्यारे की हत्या कर दी। इसके बाद तो पापा का पप्पू गलियों के दादाओं का देव बन गया। रात के अंधेरे में लूटपाट करने लगा, दिन के उजाले में दादागिरी। बूटन सिंह गिरोह में शामिल हुआ। मोटरसाइकिल लूट से लेकर मारपीट, रंगदारी, हत्या, सब में पप्पू देव नाम की मुहर लगने लगी। पप्पू यादव और आनंद मोहन दोनों से समान दूरी बनाकर बूटन सिंह की कृपा से नई लकीर खींचने लगा। ये वही वक्त था जब बिहार में सरकारी व्यवस्था बेलगाम बाहुबलियों के बूटों तले रौंदी जा रही थी। पप्पू देव ने आत्मनिर्भर बनने की तैयारी शुरू की और पहली सीढ़ी बनाई अपने गुरु को। बूटन सिंह की यूएसए कार्बाइन और AK-47 लेकर फरार हो गया। उसके बाद पप्पू देव AK-47 वाला गैंगस्टर बन गया। पप्पू का प्रकोप धीरे धीरे पसरने लगा। पूर्णिया के बाद सहरसा और फिर समूचे कोसी में पप्पू देव खौफ का नया पर्याय बन गया। गैंगस्टर, मर्डरर और कॉन्ट्रैक्टरों से अटे बिहार में पप्पू देव ने हत्या और रंगदारी से इतर नई राह पकड़ी। उसने अपहरण और फिरौती की ओर रुख किया। रिस्क ज्यादा था, लेकिन मुनाफा भी बेहिसाब। पप्पू देव ने अपने आभा मंडल का विस्तार किया। कोसी के कछेर से निकलकर मोकामा के दियारा तक पहुंच बनाई। जब बिहार में दूसरी बार राबड़ी देवी की सरकार बनी, उसके बाद तो उसने अपहरण को उद्योग के तौर पर स्थापित कर दिया। अपहरण का ठेका लेने लगा। धीरे धीरे अपहरण उद्योग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। अपनी इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर बनाया कोसी को, ब्रांच पूरे बिहार में। छोटे मोटे अपहरणकर्ता पप्पू देव के लिए काम करने लगे। कहते हैं कि उस वक्त में छोटे छोटे किडनैपर अपहरण करके पप्पू देव को सौंप देता था, एकदम बिल्कुल अपहरण फिल्म के माफिक। कवरेज आलम की तरह पप्पू देव की अपहरण इंडस्ट्री चल रही थी। साल 2002 में पप्पू देव ने अपने अपहरण उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय आकार दिया। नेपाल जाकर उसने वहां के एक कारोबारी को अगवा कर लिया। नेपाल के विराटनगर में तुलसी अग्रवाल नाम के कारोबारी का अपहरण हुआ। बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि 1 करोड़ पर जाकर मामला सेटल हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही मुजफ्फरपुर से सब रजिस्ट्रार का अपहरण हुआ। इसमें भी लाखों रुपए की फिरौती की बात सामने आई। तुलसी अग्रवाल की किडनैपिंग 2 देशों का मुद्दा बन गया था। पप्पू का आतंक नेपाल के सरहदी इलाकों में पसर चुका था।
सरहद के आर पार पप्पू, अपहरण, नकली नोट, वसूली, जमीन कब्जा, सबका बड़ा नाम बन गया। कहते हैं कि एक वक्त में करीब 150 मुकदमा पप्पू देव का चरित्र चित्रण कर रहा था। करीब 1 दशक तक बिहार के अंडरवर्ल्ड में उसकी तूती बोलती रही। इस बीच नकली नोट के साथ नेपाल में पप्पू देव गिरफ्तार हो गया। लंबे अरसे तक वो नेपाल के जेल में बंद रहा, लेकिन बाहर उसका सिंडिकेट जारी था। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे पप्पू देव को जोर का झटका लगा, और हुआ ये कि जिस दगाबाजी ने पप्पू को गुनाहों का देव बनाया था, उसी धोखे ने उसे तोड़ दिया। कहते हैं कि पप्पू देव जिस नागा सिंह के साथ मिलकर किडनैपिंग कारखाना चला रहा था, उसके साथ अनबन हो गई। पप्पू देव ने AK-47 जैसे हथियार नागा सिंह के पास रखे थे। झगड़े के बाद नागा सिंह ने उसे वापस नहीं किया। हाथ से हथियार छूटते ही पप्पू देव के आतंक की तीव्रता अचानक कम हो गई। हालांकि जमीन कब्जे के अवैध कारोबार के आरोप में शामिल होने का आरोप लगता रहा। बिहार में जब अपराधी खादी ओढ़ रहे थे, तब पप्पू देव ने भी कोशिश की थी। किसी दल में सियासी ठौर नहीं मिला तो निर्दलीय किस्मत आजमाई, लेकिन लोगों को कबूल नहीं हुआ। पप्पू एंड फैमिली फेल हो गई। 2020 के चुनाव में भी कोशिश की, लेकिन किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला। हत्या, किडनैपिंग से दूरी बनाने के बाद पप्पू देव की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो कुख्यात गैंगस्टर की आखिरी कहानी बनकर रह गई। जब लगभग गुमनामी में पप्पू देव जी रहा था, तब अचानक पुलिस की नजर टेढ़ी हो गई। 2021 में 18 दिसंबर की तारीख थी। सहरसा के सराही में आधी रात को पुलिस ने पप्पू देव को पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। पप्पू के परिवार वालों ने कहा कि सोते हुए डॉन को पुलिस उठाकर ले गई। उठाने से पहले जमकर पीटा। पुलिस वालों ने कस्टडी में मार मार दिया, लेकिन पुलिस की दलील ये कहती थी कि जमीन कब्जाने के आरोप में पप्पू देव को पुलिस पकड़ने गई तो मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी हुई, गिरफ्तारी हुई। पप्पू देव के सीने में दर्द हुआ। बड़े अस्पताल में एंट्री से पहले ही मौत हो गई। लेकिन पप्पू के समर्थकों को न तो इस दलील पर यकीन होना था, न हुआ। सवालों में सहरसा के DSP भी रहे और SP लेसी सिंह भी। डॉन की मौत पुलिस, पॉलिटिक्स और पावर के बीच सवालों में उलझकर रह गई। कोसी के कछार से पप्पू देव की कहानी शुरू हुई थी। मोकामा, पटना और नेपाल होते हुए फिर वहीं पर खत्म हो गई। घोषित सरदार बेमौत मर गया। गोली से शुरू हुई कहानी वहीं पर आकर खत्म हो गई। लेकिन आप राजनीति, गुनाह, खेल से जुड़ी किसी भी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।